तो जिसमें मतलब एक लाइन में मूव करता है। ट्रांसलेशनल मोशन होती है जहाँ पे बॉडी का हर पार्ट एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे। कि अगर ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे मूव करूं तो इसका हर पार्ट एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे आप मोशन में पढ़ते थे या काइनेमैटिक्स में, कि अगर हम कहते हैं इस बॉक्स की वेलोसिटी v है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में होता है कि बॉक्स के हर पार्ट की वेलोसिटी v है, डिफरेंट पार्ट्स की हम डिफरेंट वेलोसिटी तो नहीं लेते। बट अगर मेरे पास एक बॉल होती जो रोल करती है, अगर मेरे पास एक बॉल है जो रोल कर रही है, इसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट? मतलब ये आगे भी जा रही है और घूम भी, डिफरेंट, बिकॉज इस ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर रहे। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, देखिए यहाँ पे डॉट लगाऊं, तो ये वाली डॉट नीचे जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो ये रोलिंग मोशन है। अब सेंटर ऑफ मास को पढ़ने का फायदा क्या है? सेंटर ऑफ मास को पढ़ने का क्या फायदा, हम क्यों पढ़ें इसके बारे में? बिकॉज पढ़ने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो हम सेंटर ऑफ मास के बारे में क्यों पढ़ें? अच्छा, मेरे पास अगर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल? मैंने अगर बॉल को थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे सबकी वेलोसिटी u cos थीटा होगी या किसी की u cos थीटा होगी, किसी की डिफरेंट भी लेते हैं? सर सेम होगी, सेम लेते हैं, तो दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। बट अगर मेरे पास अब कोई ऐसी बॉडी, जैसे इस पेन है, मैंने इसको ऐसे घुमा के फेंका ताकि ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये एक फॉर्म में मूव नहीं कर रहा है, ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तो इसमें सब पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी? नो नहीं। बट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसमें भी एक पॉइंट होता है जो एक ही वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब वो एक पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करता है। डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट वे में मूव करते हैं, बट एक पॉइंट होगा जो पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। मतलब लाइक अगर मैं देखूं से, कि अगर हम इमेजेस से देखें, ये तो अब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें सारे पॉइंट्स एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहां से अगर मैंने थ्रो किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल में यू u साइन sin थीटा, पे पहुंच गए तो हर पॉइंट की वेलोसिटी यू कोस। u cos थीटा, और ये पैराबोलिक पाथ मूव कर रहा है। बट अगर मेरे पास एक बेसबॉल का बैट है, मेरे पास एक बेसबॉल का बैट है, और इसके मोशन को देखो कि इसका ये वाले पॉइंट पे अगर मैं फोकस करूं से इसके हैंडल पे, इसकी मोशन कैसी है? पहले इस पॉइंट पे है, फिर ये इधर आ गया, ये तो पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं कर रहा। बट इसमें भी एक पॉइंट है जो ब्लैक डॉट से शो किया हुआ है, ये पैराबोला में ही मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट है जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता है। सिंपल बॉडीज के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल बॉडीज के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अगर मेरे पास एक से स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास जब मैं बोलूंगा, मतलब मैं स्फीयर के सेंटर की बात कर रहा हूँ। मैं अगर रिंग की बात करूंगा तो रिंग का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है, डिस्क की बात करूंगा तो डिस्क का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है। हमें प्रॉब्लम आती है जो बॉडीज की इरेगुलर शेप हो, तब उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। इसको निकालने का फायदा ये है कि जब आपने लीनियर मोशन लेनी है, जैसे आप F फिजिकल एम में लिखते हो, तो F इज द फोर्स अप्लाइड, M इज द मास, A इज एक्सेलरेशन।
अब जैसे बेसबॉल का बैट है, इसमें सब पॉइंट्स की वेलोसिटी और सब पॉइंट्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, इसमें मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू mv। इसमें मैं यही इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ कि इसका मोमेंटम mv होगा, बिकॉज हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है। ये वाले पॉइंट को देखो तो ये इधर जा रहा है, whereas ये वाला पॉइंट जो है इधर को मूव कर रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं। हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, जिसे p इज इक्वल टू mv, m इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। की सिर्फ हम इस पॉइंट पे फोकस किया करेंगे। तो बिकॉज हमने सारी इक्वेशंस को चेंज करना है, f इज इक्वल टू ma में a इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, p इज इक्वल टू mv में v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन इक्वेशंस को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। हर बॉडी का, हर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे। और आप देखोगे कि आपको बहुत कुछ अभी तक गलत पढ़ाया गया। जैसे आपने रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या पढ़ा? रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या था? आपने क्या पढ़े थे? उसका मतलब मॉडल कैसा था? मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या था? आप में से कोई भी उसको एक्सप्लेन कर सकता है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ लिया ना सबने कि नहीं पढ़ा? अभी निकल से तो सेकंड यूनिट होगा या थर्ड होगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये तो बता दो। पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास मूव कर रहे हैं, यही पढ़ा था, है ना? अब अगर आप फिजिक्स के हिसाब से देखो तो ये मॉडल आपको गलत पढ़ाया गया। रदरफोर्ड ने इनफेक्ट ये कहा भी नहीं था जो आपको पढ़ा दिया। उसका रीजन क्या है? अगर मैं रदरफोर्ड मॉडल का मान लो डायग्राम बनाता हूँ, से सेंटर में ये न्यूक्लियस है और से हाइड्रोजन एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इस पे कौन सी एसेंशियल फोर्स है जो लगनी चाहिए सर्कल में? कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। कौन सी फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो इस पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगी, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगी और ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है। हर जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को, है ना? ऐसे ही बनेगा डायग्राम कि हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है जिसके कारण मूव कर रहा है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किसने लगाई? प्रोटॉन न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ने फोर्स लगाई तो ये सर्कल में मूव कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस पे लगाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई? ये क्यों नहीं मूव करता? Why electron is moving? कंपैरेटिवली मास बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा है तो फिर क्या हो गया? मूव तो करना चाहिए ना। मास ज्यादा होने का मतलब सिर्फ यही होता है ना, एक्सेलरेशन कम होगी। दोनों पे फोर्स तो बराबर ही लगी है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही था कि दोनों पे फोर्स इक्वल लगी है। फोर्स इक्वल लगी है, अगर इलेक्ट्रॉन उस फोर्स के कारण मूव करता है तो न्यूक्लियस को भी करना चाहिए, सिर्फ उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। न्यूक्लियस एक्चुअल में मूव करता है। या जैसे हम सोलर Yes, सिस्टम sir. लेते हैं, सोलर सिस्टम लेते हैं, अर्थ मूव्स अराउंड सन।
अर्थ मूव्स अराउंड सन, तो अर्थ को मूव करने के लिए सन की ग्रेविटेशनल फोर्स काम आ रही है। तो अगर सन ने अर्थ पे फोर्स लगाई, अर्थ भी तो सन पे फोर्स लगाएगा, तो सन मूव करता है। सिस्टम है तो न्यूटन के लॉ कैसे क्या चीज, दोबारा बोलो, सुना नहीं मेरे को। सर सिस्टम एक्सीलरेटेड है, फिर लॉज ऑफ न्यूटन तो एप्लीकेबल। मतलब आप अगर अर्थ की एक्सेलरेशन ले रहे हो तो सन की क्यों नहीं ले रहे? न्यूटन ने ऐसा क्या कहा था कि सन की नहीं लेनी? सन की सर तो वहाँ एक्सेलरेशन पे छोड़ो। आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही ध्रुव। सर वो लॉज आपके लिए इनर्शियल फ्रेम पे वैलिड है, एक्सीलरेटेड फ्रेम पे अरे वैलिड। यार, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लो, मैंने कब मना किया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये थोड़ी एक्शन और रिएक्शन एक्ट करना बंद कर जाते हैं, सिर्फ एक सूडो फोर्स ही लेनी होती है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स ले लेते हैं हम। ये थोड़ी है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन लॉज लगा नहीं सकते, हम तो लगाते हैं सूडो फोर्स लेके। मेरे को सिंपल सी बात बताओ, सन स्टेशनरी है या सन भी मूव करता है? मे बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मूव मतलब तो करता ही है, मतलब गैलेक्सी के अराउंड तो मूव करता है पूरा सोलर गैलेक्सी क्या? सिस्टम। अच्छा, गैलेक्सी क्या होती है? सर सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सो सारे प्लैनेट। Celestial हमारी bodies, all celestial bodies. हमारी गैलेक्सी का नाम पता है क्या है? Milky Way. मिल्की वे, आकाश गंगा या मिल्की वे। हिंदी में हम आकाश गंगा बोल देते हैं, इंग्लिश में इट्स मिल्की वे। इसमें कितने स्टार्स हैं? काउंट तो मैंने भी नहीं किया, ऑर्डर ही बताना होता है। Some millions. मिलियंस, 1 बिलियन, सर 10⁻⁹ और ऐसे 10⁻⁹ मिल्की वेज और हैं, मतलब ऐसे 10⁻⁹ गैलेक्सीज हैं। तो हम तो एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं कि एक गैलेक्सी और सन उसमें सबसे पास वाला स्टार है, बट ऐसे 10⁻⁹ स्टार्स और हैं हमारी गैलेक्सी में, और ऐसी 1 बिलियन गैलेक्सीज और। तो यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ो। मेरे को सिंपल बिग बैंग थ्योरी सही है गलत है, स्टेडी स्टेट थ्योरी यूनिवर्स की सही है गलत है, मेरे को भी उसमें नहीं जाना। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, सन मूव करता है या नहीं करता? एक ने भी आंसर दिया नेग्लिजिबल मूव करता है, उसका मतलब क्या है? काउंट भी नहीं कर सकते कि मतलब पता भी नहीं चलता कि वो मूव कर रहा है। बेसिकली इस मॉडल में चाहे आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन लो, चाहे आप सन को लो, सन और अर्थ को, ये बेसिकली इस तरह का मॉडल होता है कि अगर मैं न्यूक्लियस लूं, से न्यूक्लियस है या इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं जो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। कैसे निकालेंगे वो भी हम कर लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास से मूव करता, दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस इधर मूव करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा बड़े सर्कल में, ऐसे। दोनों ने मूव इस सेंटर के अबाउट करना है, पर क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है, इसका ये जो रेडियस होता है ऑर्बिट का, दिस इज वेरी स्मॉल। सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट लाइज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। अर्थ सन में भी ऐसे ही होता है कि ये सन है, ये अर्थ है, सन और अर्थ मूव कर रहे हैं, उनका एक सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी मोशंस को समझने के लिए हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आता हो, कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज देन इट मेक्स द प्रॉब्लम्स इजियर। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास के बिना मैं करूंगा तो आई विल शो यू एक दो एग्जांपल लेके कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकाले बिना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो अगर 2 पेज का सोल्यूशन है, वही अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूँ तो वो मे बी 4 लाइन का रह जाएगा। जैसे हम एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से होता है कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जो मूवेबल है,
इसके ऊपर मैंने एक बॉल को वेलोसिटी दी हुई, मेरे को बताना है कितनी हाइट तक जाएगी। तो इस केस में बेसिकली ये जब बॉल इधर आनी शुरू होगी, मूवेबल अगर है सिस्टम इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन को किधर जाना चाहिए, राइट साइड लेफ्ट साइड? अगर ये बॉल इसके ऊपर जाना शुरू होती है तो इंक्लाइन प्लेन किधर मूव करेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेफ्ट साइड। क्यों? क्यों लेफ्ट साइड? कि क्यों जो left बॉल है वो उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। बॉल उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अच्छा, मेरे को बताना जरा, मान लो ये बॉल है, इंक्लाइन प्लेन ने इस पे किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है? और ये इंक्लाइन प्लेन पे किधर लगाएगा? तो राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा? यार ऐसे कभी देखा Right. आपने बॉल को इसके ऊपर फेंको तो ये वापस आ जाए? ऐसे होता है कभी? लॉजिकली भी तो सोचो, तो राइट साइड को ही जाएगा। इसके मैं 3 या 4 सॉल्यूशन कराऊंगा। हम एक कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, जो अगर स्कूल में आया तो आपको स्कूल में नॉर्मल सॉल्यूशन के मेथड से करना है। इट विल टेक अराउंड 2 पेजेस। फिर हम इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन करते हैं जिसमें हम फोर्सेस की जगह एनर्जी से कर लेते हैं। तो एनर्जी से जब आप करते हो, इट विल टेक 2 पेज की जगह वो 1 पेज का सॉल्यूशन रह जाएगा। देन वी स्टार्ट यूजिंग द सेंटर ऑफ मास। हम उसको बोल देंगे जैसे सुपर स्मार्ट सॉल्यूशन। अब देखोगे सिर्फ 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर समझ में आ गया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान बनाने वाला है। अभी तक हम 2 फ्रेम्स की बात कर रहे थे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हम किसको बोल रहे थे? Acceleration 0. जिसकी एक्सेलरेशन 0 है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसकी कोई एक्सेलरेशन है। अब हम एक और फ्रेम की बात करेंगे, सेंटरॉइडल फ्रेम। सेंटरॉइडल फ्रेम मतलब आप ये मान लो कि आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो दैट मेक्स द प्रॉब्लम इजियर कि अगर हम सेंटरॉइडल फ्रेम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 2 पार्टिकल सिस्टम का लिखेंगे कि अगर मेरे पास 2 मासेस हैं m1 m2, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर n पार्टिकल सिस्टम, मतलब 2 की जगह n पार्टिकल्स हो गए तो कैसे निकालेंगे। पहले इंडिविजुअल पार्टिकल्स मतलब अलग अलग मासेस पड़े हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालें। देन वी विल शिफ्ट टू कंटिन्यूअस बॉडीज। कैसे पॉइंट मासेस नहीं है, बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। So you can first write normal center of mass की definition. Center of mass. सिंपल लैंग्वेज में तो आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉडी को बोलते हैं। प्रॉब्लम आती है जब बॉडी की डेफिनेट शेप नहीं होती। आपको याद है काइनेमैटिक्स जब शुरू किया था, सेंटर ऑफ मास हेडिंग ही है। जब हमने काइनेमैटिक्स शुरू किया था हमने एक डेफिनेशन लिखी थी पॉइंट मास की, याद है किसी को कि हमने पॉइंट मास से शुरू किया था। काइनेमैटिक्स का पहला लेक्चर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का था, मैथमेटिकल टूल्स। काइनेमैटिक्स में सबसे पहले पॉइंट मास लिखा था क्या होता है और क्यों लिखा था हमने उसको। आप में से किसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ 9th वाला ही। फोर्स बिटवीन 2 मासेस क्या होती है? Gm1 m2 by जी m1 m2 का आंसर। m1 m2 इसमें क्या है? दो बॉडीज का मास। और r क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, सिर्फ उनके बीच का डिस्टेंस है ना। अब मान लो मेरे पास 2 आर्बिट्रेरी शेप बॉडीज हैं। इसका मास m1, r क्या लूं मैं? इनके सेंटर को जो मेजर करेगा, तो इसका सेंटर बता दे मेरे को कहाँ है। मैं आपको एक से मार्केट से
मैंगो ला के दे दूं, बोलो इसका सेंटर बता कहाँ पे, सेंटर बता लोगे कहाँ पे? No, sir. या आपको एक आर्बिट्रेरी शेप से आलू ला के दे दिया, आलू कौन सा स्फीयर होते हैं, स्फेरिकल शेप में तो नहीं होते, किसी भी शेप के हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े। मैं बोलूँ इसका सेंटर बताओ कहाँ है? मैं चलो आर्बिट्रेरी शेप भी छोड़ू, मैं आपको एक शेप देता हूँ। दो सेमी सर्कुलर डिस्क, आर क्या लें? अब दो तरीके थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक फिजिक्स में हम ले रहे थे कि इसको भी पॉइंट मान लो और इसको भी पॉइंट मान लो, और इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आर। हमने इसीलिए पॉइंट मास को डिफाइन किया था। तो सही तरीका क्या होना चाहिए, आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, कहाँ पे है वो, यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, इनके सेंटर ऑफ मास में जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। तो इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालने आने चाहिए अगर फिजिक्स को प्रॉपरली सीखना है तो। सो यूनिट का नाम है रोटेशनल मोशन। इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज सेंटर ऑफ मास। So you can write center of mass of body or system of particles. Center of mass of body or system of particles is that point. Is that point where if whole mass of the body, where if whole mass of the body is supposed to be concentrated, where whole mass of the body is supposed to be concentrated and it moves in the same way as the body would have moved. It will move in the same way as the body would have moved on the application of this force. समझ आया क्या लिखा ये? मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो एक्सेलरेट करती है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हम मान लें कि सारा मास कंसंट्रेटेड है पॉइंट फॉर्म में, उस पे फोर्स लगाएं तो उसकी भी वही एक्सेलरेशन होगी जो बॉडी की है जिस पे हमने फोर्स लगाई। सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास ने वैसे ही बिहेव करना है जैसे बॉडी बिहेव करती फोर्स लगाने पे। सो यू कैन राइट इन जनरल for symmetrical bodies, in general for symmetrical bodies having uniform distribution of mass, for symmetrical bodies having uniform distribution of mass, geometric center is the center of mass. Geometric center is the center of mass. For example, for sphere or disk, their center is the center of mass also. 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 The center is the center of mass also.
center of mass may lie on the body or outside it. Center of mass may lie on the body or outside it. Outside it मतलब सर लाइक जब भी हमने अर्थ और सन वाला एग्जांपल किया था उसमें सन के बाहर थी। नहीं, वो तो दो बॉडीज का हो गया ना। मैं कह रहा हूँ अगर एक बॉडी का सेंटर भी निकालना है तो वो हो सकता है बॉडी के ऊपर ना हो, बॉडी के बाहर हो। जैसे डोनट, डोनट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? डोनट का ज्योमेट्रिक सेंटर कौन सा है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे मास है डोनट के? होता है। मतलब वो बॉडी के बाहर लाई करता है, बॉडी तो बाहर बाहर रहेगी और जो सेंटर ऑफ मास है वो खाली जगह में है। तो ये मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास कैन लाई ऑन द बॉडी और आउटसाइड इट आल्सो। सो यू कैन राइट। और रिजिड बॉडी हम किसको बोलते हैं? बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हम रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? जो शेप चेंज ना शेप नहीं चेंज करती। थोड़ा टेक्निकल, ठीक है डेफिनेशन, पर थोड़ी टेक्निकल अगर बतानी हो तो कंपैक्ट मास जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी ना करे फोर्स लगाने से। मतलब जो आपने पहले बोला कि वो शेप चेंज नहीं हो सकती, जैसे रॉक्स हैं या ग्लास है, तो हम इस पूरे चैप्टर में जो रोटेशन पढ़ेंगे, तो कुछ बुक्स ने इस चैप्टर का नाम ही रखा होता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रिजिड बॉडी रोटेशन, कि हम ये एज्यूम करके चलेंगे पूरे चैप्टर में कि फोर्स लगाने से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर वो स्फीयर है तो वो स्फीयर ही रहेगा, या रॉड है तो वो रॉड ही रहेगी। ये नहीं है कि रॉड की शेप चेंज हो गई या वो बेंड हो गई फोर्स लगाने से। हमने वो नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, हम रिजिड बॉडीज के बारे में ही पढ़ेंगे, या जिसको आप कई बार जूनियर क्लासेस में यू आल्सो कॉल देम ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स, कि टूट जाएंगे पर शेप चेंज नहीं होगी। सो यू कैन राइट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम मीन्स हमारे पास अगर ऐसे है, vector joining origin to the mass, this is known as Position vector. पोजीशन वेक्टर। तो m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2। तो अगर हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे और फिर इसका प्रूफ भी है कि स्कूल एग्जाम्स में कई बार इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं कि आया कहाँ से फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं। और स्पेशली जो स्वामी संदास में पढ़ते हैं उधर स्वामी संदास में ऐसी चीजें आ जाती हैं, एपीजे में नहीं आएंगी, एमजीएन में नहीं आएंगी, तो स्वामी संदास में कई बार ही पूछ लेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, डिराइव। उसको हम बोलते हैं ए बी इनिशियो, कि शुरू से करके बताओ सारा। सो कैन राइट consider two masses m1 and m2, point masses लिख लो because अभी हम shape नहीं ले रहे। Consider two point masses m1 and m2 having position vector r1 and r2. Then position vector of center of mass for the two parts having position vector r1 and r2, having position vector r1 and r2. Then position vector of center of mass is given by, position vector of center of mass is given by
ये फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ कि इसकी डेरिवेशन भी करेंगे हम बाद में। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? m1r1 plus m2r2 upon m1 plus m2। अच्छा, अगर मैं 3D स्पेस की बात करूं तो मैं R1 को क्या लिख सकता हूँ? R1 कैन बी रिटन एज R1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1i plus y1j plus z1k, and R2 can be written as an RCM RCM को हम बोल रहे हैं दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। XCM क्या होगा? horizontal coordinate component, of horizontal X component of position vector, YCM is Y component of position vector and ZCM is Z component of position। ये तीनों वैल्यूज अगर मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ये आ गया XCM I cap YCM J cap plus ZCM K cap। This should be equals to M1 into मेरे को सॉल्व करके बता सकते हो XCM क्या आएगा? इधर I कंपोनेंट कौन सा है? M1 x1, इधर M2 x2। M2 x2 तो XCM is similarly YCM is and ZCM is ये तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हो गया। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो कि अगर मैं इसको n पार्टिकल सिस्टम के लिए लिख दूं अगर 2 पार्टिकल्स नहीं है, बहुत सारे हैं, तो फिर XCM को क्या लिखोगे? अगर 3 होते तो क्या लिखते? M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3, साथ में M3 x3 ऐड कर देते। 4 होते तो M1 x1 M2 x2 M3 x3 M4 x4। तो अगर n पार्टिकल्स हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ MIXI summation MIXI upon summation MI। summation MI क्या हो जाएगा? टोटल मास। So we can say MIXI upon total mass। Similarly YCM क्या हो जाएगा? And ZCM is upon total mass। तो हम पहले इसी को ही देखते हैं। फॉर्मूलाज तो हो गए कि फॉर्मूला इसको यूज कैसे करना है। आपको किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास निकालना आ सकता है। जैसे आपको बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास निकालो। इजी अगर लेना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इजी किस लिए होगा?
सर लीनियर मॉलिक्यूल है लीनियर मॉलिक्यूल H2O में तो 3 हो जाएंगे सर, वो बैंड शेप है। और एंगल भी बनेगा उसमें। यस तो वो थोड़े टफ केस हो जाते हैं। हम बिल्कुल सिंपल से शुरू करेंगे कि अगर मेरे पास 2 मासेस हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकलेगा। फिर नॉर्मल 3 मासेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पे पड़े हैं तो कैसे निकलेगा। सो उस तरह के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहले फॉर्मूला में देखो, इसकी मैं डेरिवेशन करा दूंगा, बट अभी देखो ये जो बोर्ड पे लिखा है समझ में आ रहा है? ठीक है ये? यस सर। हमें दिया 2 particles of mass 1 kg and 2 kg are located at x is equal to 0 and x is equal to 3. Find position of center of mass. आसान तरीका यह होता है जब लीनियर मॉलिक्यूल आए तो आप इन दोनों में से किसी एक को ओरिजिन मान लो। ठीक है, मैं 2 तरीके से करता हूँ, इनफैक्ट 3 तरीके से करके बताता हूँ जिससे आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा। तीन मेथड से करेंगे एक ही क्वेश्चन को, सिर्फ फर्स्ट है इसलिए। हमारे को 2 मासेस दिए हैं, एक 1 kg का और एक 2 kg का, और इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। इसमें तो देखो क्वेश्चन में क्लैरिफाई किया था कि 1 kg वाला x is equal to 0 पे पड़ा और जो 2 kg है वो x is equal to 3 मीटर पे। नहीं भी दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये दिया हो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है। इसको मैंने मान लिया, ये ओरिजिन हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3 0। अच्छा, ये 0 0 किसकी वैल्यू है? ये 0 x1 और ये y1, सिमिलरली ये x2 और ये y2। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x1 0 है तो ये टर्म तो 0 हो गई। m2 कितना है? पहली टर्म तो आ गई ना कि 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा? 3 तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 2 क्या 2 मीटर। कौन सा डिस्टेंस? 2 मीटर ये वाला डिस्टेंस। पर अगर आपको दिया ना हो कि 1 को x is equal to 0 लेना है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था, अगर मेरे को नहीं दिया तो मेरे को तो सिर्फ ये पता है कि एक को ओरिजिन मानना है, तो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। डिस्टेंस 3 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये वैल्यू x1 की, ये y1, x2 y2। XCM का फॉर्मूला लगाया मैंने, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन 3। तो वैल्यू क्या आई? -1। ये अगर ओरिजिन है तो -1 का मतलब ये ओरिजिन मान लिया। अगर 2 से -1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 से कितना होगा? 2 तो पहले हमने 1 से डिस्टेंस निकाला था 2,
बट अगर मैंने 2 को रीजन माना तो 2 से डिस्टेंस आ गया -1, बट वो पॉइंट तो सेम ही है। मैं ऐसे बोलूं कि 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस है, या बोलूं 2 से -1 मीटर का डिस्टेंस है, तो वो पॉइंट तो वही आया ना, सेंटर ऑफ मास तो नहीं बदला। मतलब सेंटर ऑफ मास इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम ओरिजिन किसे मान रहे हैं। ओरिजिन आप किसी को भी मानो, सेंटर ऑफ मास वही रहना। इट डज नॉट डिपेंड कि आप ओरिजिन किसे ले रहे हो। मतलब इन दोनों को छोड़ के भी अगर मैं लेता, मैं इन दोनों को ही ओरिजिन नहीं मानता। मान लो मैंने ऐसे ले लिया, से मेरे पास ये है, ये 1 kg, ये 2 kg, ये ओरिजिन, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है मान लो से 2 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1 के 2,0 2,0। इसके कोऑर्डिनेट्स 5,0 5,0 सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स m1 into x1 plus m2 into x2 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया? 4 सेम पॉइंट या डिफरेंट? अब यहां से 4, सर सेम पॉइंट ही है। तो वही आया कि यहां से 2 मीटर का डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कोऑर्डिनेट्स बदल गए। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,0। इधर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है -1,0, इधर है 2,0। कोऑर्डिनेट्स तो बदले, पर सेंटर ऑफ मास तो वही है। ओरिजिन बदलने से कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदल गई, पर सेंटर ऑफ मास नहीं बदला। सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां पे है। क्लियर है ये कंसेप्ट? देखो इसमें किसी को डाउट है तो मैं ऐसे करा के छोड़ सकता था, बट फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहती कि मेरे को कैसे पता किसको ओरिजिन लेना है। तो आप किसी को भी ओरिजिन लो, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा उससे। सर बस एक मिनट नोट कर लीजिए। करो। जब नोट कर लो तो बताना, इसके नीचे पॉइंट लिखा भी दूंगा मैं आपको। सर ये जो नीचे आपने सीएम लिखा है, ये वो मीटर सेंटीमीटर सिग्निफाई कर रहा है? सेंटीमीटर नहीं, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। ओके सर। एक्ससीएम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो अलग अलग आया, पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं अलग आई। नोट कर लिया तो बताओ, लिखाऊं इसके आगे? सर बस लास्ट। सर कर लो।
सेकेंड राइट, इसके नीचे नोट में लिखो। The coordinates of center of mass. The coordinates of center of mass depends on. Coordinates of center of mass depends on the origin of coordinate system. Depends on origin of coordinate system. But the position of center of mass. But the position of center of mass is independent of. Position of center of mass is independent of the origin of coordinate system. अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखो तो आपको वो समझ आएगा। आप में से किसी ने बोला था कि न्यूक्लियस की मोशन नेग्लिजिबल होती है। किसने दिया था ये आंसर आप में से? तो मैंने नाम नहीं देखा था। न्यूक्लियस की मोशन नेग्लिजिबल होती है, किसी ने आंसर दिया था। किसका था ये आंसर? किसी ने नहीं दिया था। अब मेरे को सिंपल बताओ कि नेग्लिजिबल क्यों होती है। अगर मैं हाइड्रोजन का केस लेता हूँ, हाइड्रोजन एटम, आपने पढ़ा था कि सिंपलेस्ट केस वही है, मैं गोल्ड फॉइल, गोल्ड न्यूक्लियस नहीं लेता, सिंपल हाइड्रोजन सबसे सिंपल केस लेना। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है तो न्यूक्लियस का मास कितना? अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है हाइड्रोजन एटम में तो न्यूक्लियस का मास कितना है? 1817 सर 18 18 कुछ सर और 18 बोला था अभी। 1817 m सर 17 या 18 37? सर 1837 1837 है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो न्यूक्लियस का मास 1837 है। मान लेते हैं इसका रेडियस जो है ये r है। ये इलेक्ट्रॉन, इसका मास m, इसका 1837 है। इनके बीच में डिस्टेंस r है। इसको रीजन मान लिया मैंने। इसको रीजन माना तो इसके कोऑर्डिनेट्स r0। अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन 1838 m अगर आप देखो तो xcm की वैल्यू कितनी आ गई रफली? So you can say 0.999 r। मतलब यहां से अगर ये पूरा डिस्टेंस r है तो सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज ओनली, मतलब न्यूक्लियस जो है वो तो मूव कर रहा है इस रेडियस में और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 0.99 r में। तो केमिस्ट्री में आपने जब सिंप्लीफाई किया आपने ले लिया कि ये मूव कर रही है रेस्ट पे है, ये रेडियस भी निगलेक्ट कर दिया और इसका रेडियस r ले लिया। एक्चुअल में इसका रेडियस 0.99 r और इसका 0.01 r। तो इसलिए इसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं कि न्यूक्लियस की मोशन नेग्लिजिबल है। आया समझ कैसे क्यों किया हमने? अदरवाइज ये इधर मूव कर रहा है न्यूक्लियस इस छोटे से सर्कल में और ये बड़े सर्कल में, तो मूव दोनों को सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहे हैं। मतलब ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा हमेशा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन का इस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस फिक्स रहना है हमेशा। तो इट्स नॉट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, it's moving in a circle of radius 0.99 r if r is distance between nucleus and the electron.
अर्थ सन सिस्टम भी ऐसे ही बनता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर पर इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर थोड़ी होता है, मतलब वो तो रैंडम मोशन होता है उसका। अच्छा इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम होती है रदरफोर्ड मॉडल में? सर नहीं, मतलब मैं जनरली रदरफोर्ड मॉडल में तो शायद। किस मॉडल की बात कर रहे हो? फिर मैं उस मॉडल के हिसाब से आंसर दूं ना। सर समरफील्ड। समरफेल्ड ने मॉडल ऑफ एन एटम थोड़ी दिया था। समरफेल्ड सर ने कहा उसने था, एलिप्टिकल पाथ वाला कंसेप्ट समरफेल्ड ने दिया था। कहा था जैसे अर्थ सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है वैसे इलेक्ट्रॉन भी एलिप्टिकल में मूव करना चाहिए। तो वो मॉडल तो गलत है ना। उसके बाद एक मॉडल आपने और पढ़ा जिसमें आपने लिखा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय साई स्क्वायर, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो आप बीच वाला मॉडल क्यों ले रहे हो? यहाँ तो रदरफोर्ड को लो या फिर नया मॉडल ले लो विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ओके सर। अच्छा किसी को लेटेस्ट मॉडल पता है न्यूक्लियस का या एटम का, कौन सा पढ़ा चलता है आजकल? सर ये वेव मैकेनिकल मॉडल आजकल जो चलता है मॉडल, मतलब 1990s में किसी ने दिया था। आप जिस मॉडल की बात कर रहे हो रदरफोर्ड, बोहर्स, ये तो बहुत पुराने मॉडल है। रदरफोर्ड ने कब दिया था मॉडल? कौन से साल में? रदरफोर्ड का मॉडल कौन से साल में आया था? कुछ आइडिया, अंदाजा? 1833। ओ, रदरफोर्ड नोबेल प्राइज विनर है, आपको पता है? और नोबेल प्राइज 1901 से शुरू हुए थे। पहला मॉडल कौन सा पढ़ा था? प्लम पुडिंग मॉडल। सर थॉमसन का। थॉमसन। थॉमसन ने क्या प्रूव किया था? सर वो थॉमसन ने- यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया चार्ज, उसने वो वाटरमेलन। थॉमसन ने कहा था इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों है? दोनों। दोनों है। ये रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मॉडल ऑफ एन एटम के लिए नहीं मिला था। रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला था टू प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज एन पार्टिकल। ये किसको मिला था जिसने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन इज अ वेव? डेविसन। रदरफोर्ड के बेटे को। फादर ने प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बेटे ने प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन वेव है। एक को मिला नोबेल प्राइज प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, दूसरे को कि इलेक्ट्रॉन वेव है। सर उसका नाम क्या था? थॉमसन ही था वो भी। फेरेट थॉमसन कहते थे उसको। एक मतलब यहाँ एक को हमने कहना शुरू कर दिया था थॉमसन सीनियर एंड थॉमसन जूनियर, कि जे थॉमसन था, दूसरा फ्रेड थॉमसन था, बट उसका बेटे ने ही प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव है। एंड ये साइंटिस्ट सारे ऐसा नहीं है, मतलब बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते थे। जैसे बोहर्स का जो आपने मॉडल पढ़ा, बोहर्स बेसिकली रदरफोर्ड का ही असिस्टेंट था। रदरफोर्ड की लैब में ही काम करता था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, सो दोनों एक ही लैब में काम करते थे। बोहर रदरफोर्ड का असिस्टेंट था, तो नील्स बोहर। बट बहुत सारी चीजों में ना आप गलतियां कर दोगे। जैसे उन्होंने केमिस्ट्री में एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा एक बार ही नीट में, सोडियम एटम सबको पता है? यस सर। यस। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 11। मास नंबर? 23। उन्होंने नीट में पूछा अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम write the number of electron, proton and neutrons in sodium atom. सोडियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम? कुछ आइडिया? सर इसका आंसर वो तो नहीं होगा क्योंकि वो नीट में आया, तो इतना इजी तो पूछेंगे नहीं वो। हाँ तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। 11, 11, 12 तो नहीं होगा सर। अच्छा आपको जो केमिस्ट्री आती है उसके हिसाब से बता दो। 11, 11, 12। सर उसके हिसाब 11, से 11, 12 बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली तो ऐसा नहीं था।
बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली उसमें 23 तो ये प्रोटॉन सब थे और 23 बताया ही नहीं इलेक्ट्रॉन। था। बोहर्स मॉडल में 23 प्रोटॉन थे, 23 इलेक्ट्रॉन थे। 11 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, 12 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर 23 प्रोटॉन्स। बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली ना ये कॉन्फ़िगरेशन थी कि न्यूक्लियस है, इसके अंदर 23 प्रोटॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं। नेट चार्ज कितना है इस पे बताना जरा, एटम पे नेट चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1। नेट चार्ज 0 है क्योंकि प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव है प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव है। इसका टोटल मास कितना है? 23 AMU। 23। और ये मॉडल एक्सेप्ट क्यों हुआ? न्यूक्लियस स्टेबल है, दो रीजन थे इसको एक्सेप्ट करने के। न्यूक्लियस स्टेबल है, स्टेबल है मतलब अगर मैं आजकल जो आपका मॉडल है उसको लेता हूँ, आपके मॉडल के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। इन 11 प्रोटॉन्स में आपस में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? रिपल्शन। रिपल्शन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होगी कोई? सर नहीं सर, नहीं, न्यूट्रॉन तो फोर्स न्यूट्रॉन होगा। पार्टिकल। तो इनमें जब रिपल्सिव फोर्स होगी तो ये न्यूक्लियस टूट नहीं जाना चाहिए इस रिपल्सिव फोर्स के कारण। एक तो ये रीजन था कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ले लेता हूँ तो इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो इस न्यूक्लियस को बाइंड करके रखेगी, टूटने नहीं देगी। यहाँ टूट जाना चाहिए था। दूसरा रीजन एक और आया, कुछ फिजिक्स के फिनोमेना आए जिसमें न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो तभी निकलेंगे अगर उसके अंदर होंगे, अगर होते ही ना तो कहाँ से निकलते। तो इसलिए ये वाला मॉडल पहले ये चलता था। ये गलत तब प्रूफ हुआ जब चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए। ये मॉडल पुराने हैं, ये तब के मॉडल हैं जब अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ 1930s में आगे चैडविक ने, और ये उससे 20 साल पहले के मॉडल है। बोहर ने 1911 में मॉडल दे दिया था। तो कभी भी बोहर्स मॉडल पे क्वेश्चन है उसमें न्यूट्रॉन लिख दिया तो वो गलत हो गया, बिकॉज बोहर को तो खुद नहीं पता था न्यूट्रॉन कुछ होता। और दूसरा कई बार ना क्वेश्चन वो पूछते हैं जैसे अल्फा पार्टिकल पे, कि अल्फा पार्टिकल अगर डेविएट हो रहे हैं तो ये कैसे पता चला कि उसमें स्पेस एम्प्टी है, गोल्ड न्यूक्लियस ही क्यों यूज किया। तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल एक हैवी पार्टिकल है। ऐसी चीजें नहीं लिखनी, ये आपको पता है। अगेन रदरफोर्ड को तो पता ही नहीं था अल्फा पार्टिकल क्या होता है। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है बिकॉज रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया था। रदरफोर्ड को सिर्फ इतना पता था कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, उसको उसने कहा ये अल्फा पार्टिकल है। तो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी उसको कि उस पर चार्ज कितना है या मास कितना है, सिर्फ ये पता था पॉजिटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड को नहीं पता था कि वो हैवी न्यूक्लियस होता है। एनीवेज, इस पे आओ, ये सेकेंड क्वेश्चन देखो। अब पहले मैंने लीनियर लिया था, अब मैंने कहा two particles of mass 4 kg and 2 kg are located as shown in figure, और एंगल दिया है 37 डिग्री का, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 5 मीटर। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप 4 kg को रीजन मार्क किया हुआ है फिगर में, 2 kg के कोऑर्डिनेट्स निकालो क्या आएंगे। 2 kg का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। cos 37 की वैल्यू 4 और sin 37 3/5। तो x और y कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4 और y3। अगर मैं डायग्राम बनाऊं दोबारा से नीचे, इस पे मार्क करने की जगह,
ये 4 kg, ये 2 kg, ये x, ये y। y बताना है किसके इक्वल होगा? cos 37 sin 37, 5 Sin. cos 30, 5 sin 37, तो कितना आ गया ये? 3 मीटर और ये 4 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4,3। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 0। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट इज 4 into 0 upon 6। ठीक है, 4 into 0, 2 into 4। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? This comes out to be 8/6, 4/3 मीटर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4/3, 1। अच्छा, डायग्राम में 4/3 मतलब ये डिस्टेंस 4/3 एंड 1, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये 1 मीटर, ये 4/3 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? अगर ये 4/3 है, ये 1 है, ये 4/3 मीटर है, मतलब ऐसे देख लो, ये 4/3 है 1, तो ये डिस्टेंस कितना? 5/3 5/3 5/3। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना, 7/3, √7/3। बिकॉज ये किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 1 प्लस 16/9। तो ये दिस विल बी 25/9 का अंडर रूट 5/5। अच्छा, अब अगर मैं ये मान लूं ये ओरिजिन है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस 5, सर 0,5/3। मैंने 2 के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। 5,0। अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पे? 0 0 और एक्स कोऑर्डिनेट? 5. तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है? फाइव बाई थ्री। सीधा भी आ सकता था या ऐसे भी। सेंटर ऑफ मास इज 5/3 मीटर, ऐसे भी वही आ रहा है। देखो क्लियर है सबको? ये दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं? किसी को डाउट है तो पूछो। हमें दिया 2 particles of mass 2 kg and 4 kg lie on a same line. If 4 kg is displaced rightwards by 5 meter, by what distance 2 kg should move for which the center of mass will remain at the same place?
करो इसको ट्राई। सेंटर ऑफ मास को अपनी पोजीशन नहीं बदलनी। हमें दिया है 2 पार्टिकल्स 2 kg 4 kg सेम लाइन पे लाई करते हैं, उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस ले लो, r ले लो चाहे। तो उसके बाद कहा कि 4 kg को अगर मैंने 5 मीटर डिस्प्लेस किया तो 2 kg को कितना करूं ताकि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया सबको, क्या पूछा है? सर सेंटर ऑफ मास मूव ना करने का मतलब उसका कोऑर्डिनेट वही कहना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहनी चाहिए, बिकॉज पोजीशन सेम रहती है, कोऑर्डिनेट्स तो रीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं। ऐसे है, हमें बस हमें दिया कि 2 kg का मास, ये 4 kg का, इसको मैंने मान लिया और रीजन, अगर इनके बीच में डिस्टेंस r था तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए r0। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पहले देखो इतना समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ये? क्लियर है या नहीं क्लियर? 2 into 0 4 into r डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 4 kg वाले मास को 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो पहले उसके कोऑर्डिनेट्स अगर r0 थे, अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? r+5 r+5,0। इसके कोऑर्डिनेट्स x and 0, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स वही रहने चाहिए या वही रहना चाहिए? तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 2/3। 2/3 r/2। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, x की वैल्यू मतलब अगर आप 4 kg को 5 मीटर मूव करोगे राइट साइड, तो 2 kg को 10 मीटर लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। समझ में आया? यस सर। मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। मेरे पास XCM का ये फॉर्मूला है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलेगा? इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल सी कि कितना अच्छा शॉर्टकट बन जाएगा इसका। m तो कांस्टेंट है, उसको तो डिफरेंशिएट करना नहीं, ये बना। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरे को बताओ इसमें dx1 क्या है और dx2 क्या है? सर वो कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ उनका? x1 क्या था? सर ओरिजिनल पोजीशन।
x1 किसका कोऑर्डिनेट था? सर m1 का। m1 का। तो dx1 हो गया m1 के कोऑर्डिनेट में चेंज। x2 था m2 का x कोऑर्डिनेट, ये हो गया उसके कोऑर्डिनेट में चेंज। ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट में चेंज। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं बदल रहा, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट या जीरो, 0 चेंज नहीं कर रहा। ये चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो ये तो जीरो इज इक्वल्स टू m1 dx1 प्लस m2 dx2। ये शॉर्टकट हो जाता है हमारा कि अगर सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन ना बदले तो। अब 2 इंटू dx1 प्लस 4 इंटू 5, तो dx1 कितना आ गया? तो ये शॉर्टकट यूज करते हैं हम। जब भी सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा तो m1 dx1 प्लस m2 dx2 शुड बी जीरो। आपको लग रहा है कि ये भी ठीक ही था, बट जब नंबर ऑफ मासेस बढ़ेंगे 2 से 3, 3 से 4, तो फिर ये फॉर्मूला काम आएगा m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 दैट शुड ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। इतना समझने की कोशिश करना, दोबारा देखना पड़े दोबारा देख लेना, बट इसको समझने की कोशिश करना। हाँ जी सर लाइक अभी हमने इस क्वेश्चन में किया कि सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन इंक्रीज कर दिया और उसको कांस्टेंट रखा, मतलब कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास था, तो सर ऐसे सेंटर ऑफ मास तो मतलब चेंज हो गया ना हमने, तो वो कांस्टेंट नहीं होता मतलब हर एक सिस्टम के लिए? नहीं, हमें क्या है, सेंटर ऑफ मास ने मासेस की पोजीशन बदलने से तो सेंटर ऑफ मास बदलता है। हमें क्वेश्चन में कहा कि मासेस की पोजीशन ऐसे बदली कि सेंटर ऑफ मास नहीं बदला, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो उन्होंने कहा अगर 4 kg को हम 5 मीटर मूव करें तो 2 kg को कितना मूव करें ताकि सेंटर ऑफ मास ना बदले, ये था क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास का जो चेंज इन कोऑर्डिनेट था उसको जीरो ले लिया, dxcm इज इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला सिर्फ क्या चीज, हाँ कर दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सर बट सिस्टम का तो सेंटर ऑफ मास बदल गया ना? नहीं बदला बेटा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वही है 2/3r पे। सर हमने तो यही किया था ना कि उसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा, चाहे हम जिस मर्जी कोऑर्डिनेट पे ले लें। हमने जैसे कोऑर्डिनेट चेंज किए नहीं, एक मिनट आप दो कंसेप्ट्स को कंफ्यूज कर रहे हो। हमने कहा था अगर मासेस रेस्ट पे हैं तो मासेस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेम रहेगा, मासेस मूव करेंगे फिर तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बदलेगा ही, सेंटर ऑफ मास वहीं पे है। पर अगर मासेस ही मूव करके फिर उनका तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बदल जाएगा ना। वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मासेस को मूव नहीं कर रहे थे, कोऑर्डिनेट बदले थे, सिर्फ ओरिजिन को बदला था, मासेस तो वहीं रखे हुए थे। इसमें मास को मूव किया है। सो ये दो अलग चीजें हैं। सर सेकंड वाला कांसेप्ट एक मिनट रिपीट करोगे जो आपने बोला मासेस का पोजीशन? सेकंड वाले में हमने कहा है कि अगर हम 4 kg को 5 मीटर मूव करते हैं तो 2 kg को कितना मूव करें ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन ना बदले। वेरेज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मासेस फिक्स्ड थे, ओरिजिन बदल रहे थे हम सिर्फ।